शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं जीएसटी से संबंधित। जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा है, न्यूज़ में इस बात को बताया गया। तो सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में बेसिक बैकग्राउंड देखने वाले हैं। जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये वस्तु और सेवा दोनों में लगाए जाने वाला टैक्स है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदी करने पर या फिर सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। जैसे कि यदि मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? थोक कपड़ा मार्केट में जाऊँगा। थोक कपड़ा मार्केट में जब मैं जाऊँगा तो जब मैं कपड़े की खरीदी करूँगा उसी टाइम में मुझे टैक्स पेड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दौरान ही मैंने टैक्स पेड कर दिया हूँ। अब मैं जब अपने ग्राहकों को चीज़ को बेचूंगा, कपड़े को जब मैं बेचूंगा तो मुझे टैक्स ध्यान में रहेगा कि नहीं यार, मैं तो 10 रुपए की जीएसटी पटाया हूँ। एक काम करता हूँ, 100 रुपए का कपड़ा है, उसमें अपना मैं लागत जोड़ूंगा, कितना मेरा आने जाने का खर्चा रहा, कितना पेट्रोल डीजल लग गया मेरे को, उसमें 10 रुपया जीएसटी और भी जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से कपड़े की जो कीमत है, मान के चल लीजिए सब कुछ मिला कर के लागत मेरी 100 रुपये हो गई, 10 रुपये मैंने जीएसटी जोड़ दिया, तो वो कितना हो गया? उसकी कीमत 110 रुपये हो गई। ये जो वस्तु है ग्राहकों तक कितने रुपये में पहुंच रही है? 110 रुपये में पहुंचेगी। जीएसटी तो मैं पेड तो मैं जरूर किया हूँ, लेकिन मैं वसूलूंगा किन से? ग्राहकों से मैं वसूलूंगा। भारत में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सिस्टम लागू हो चुका है। पहले का जो टैक्स सिस्टम चलता था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो इसके पहले देश और राज्यों में अलग अलग तरह का टैक्स सिस्टम चलता था। कारोबारियों को उत्पादन से लेकर के बिक्री तक, यदि मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं नहीं भी कर रहा हूँ, यदि मैं व्यापारी हूँ, तो उत्पादन से लेकर के बिक्री तक हर स्टेज में, अलग अलग स्टेज में अलग अलग टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलेगा, किसी फैक्ट्री से कोई माल निकलेगा तो सबसे पहले उसको एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही फैक्ट्री से कोई माल निकला है सबसे पहले तो उसमें एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। कई सामानों पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। वहीं यदि जो माल है अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही उस पर एंट्री टैक्स लगेगा। इसके बाद जगह जगह चुंगियां अलग से लगती थी। माल बेचते समय सेल्स टैक्स लगेगा या फिर वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई लग्जरी की श्रेणी में आ रहा कोई सामान तो उस पर लग्जरी टैक्स अलग से लगेगा। वो सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में अवेलेबल कराया जा रहा है तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर के हाथों में पहुंचने तक कितने सारे ड्यूटी टैक्स उस पर लगाए गए। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकड़ जाल से बचाने की कोशिश की गई और सभी पर एक ही तरह का टैक्स लागू कर दिया गया था। इसके बाद जीएसटी की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये जो टैक्स है केवल कंजप्शन पर लगाया जाता, मतलब कि उत्पादन की बजाय उपभोग पर इस टैक्स को लगाया जाता। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की जो वसूली होती है, किसी भी सामान या फिर सेवा को जब भी बेचा जाएगा उस टाइम में टैक्स लगेगा। वस्तु या फिर सेवा की अंतिम कीमत में उस पर पार्टिकुलर जीएसटी टैक्स शामिल किया जाता है। वस्तु या फिर सेवा की सप्लाई देने वाला जो सेलर होता है या फिर इसे सप्लाई लेने वाला कंज्यूमर से वसूलता है। मतलब जो सेलर रहेगा किससे वसूलेगा? ग्राहक लोगों से इस टैक्स को वसूलता है। अब ये जो कलेक्शन होता है सरकार के खाते में जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले के ऊपर है। किसके ऊपर है? उस दुकानदार के ऊपर है जो इसको वसूल रहा है ग्राहकों से। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार भी खरीदी बिक्री होगी हर बार जीएसटी उसमें लगेगा। इसके बाद इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम भी लगाया गया है। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर के अंतिम ग्राहक के हाथ पहुंचने तक कई बार खरीदी और बिक्री की प्रोसेस होती है।
अब चूंकि जीएसटी सिस्टम में हर बार खरीदी और बिक्री पर टैक्स लग रहा है, ऐसे में ग्राहक तक पहुंचने के पहले वस्तु बहुत महंगी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था है। अगर आप अंतिम या फिर वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा कर दिया है, तो उसके बदले आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इन क्रेडिट का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। ये टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको समझ जाएंगे। जीएसटी की जो वसूली होती है वो 4 नामों से की जाती है, मतलब कि जीएसटी को भी 4 टाइप में आगे बांट दिया गया है। एक है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच में, दो कारोबारियों के बीच में हो रहा है, तो केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में सीजीएसटी को पेड करना पड़ेगा। दो व्यापारियों के बीच में एक ही राज्य में यदि सौदा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा एक ही राज्य के दो कारोबारियों के बीच हो रहा है, उस राज्य सरकार के हिस्से में यदि ये टैक्स जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एसजीएसटी। फिर आता है एक यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई लेन देन किसी राज्य शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, जिसको यूनियन टेरिटरी हम बोलते हैं, कि दो कारोबारियों के बीच में होता है, तो उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में यूटीजीएसटी चुकाना पड़ता है, इसको यूजीएसटी भी हम बोलते हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा दो अलग अलग राज्यों के बीच के कारोबारियों के बीच में होता है, दो अलग अलग राज्य में कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, उन दोनों के बीच में जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। इसे अकेले केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है, बाद में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को इसकी हिस्सेदारी भेजी जाती है। जीएसटी में हिस्सा उस राज्य को मिलेगा जिससे सप्लाई भेजी जाती है। एक बात यहाँ पर ये नोट डाउन करना है कि राज्य के अंदर यदि लेन देन हो रहा है तो हर सौदा में आपको 2 टैक्स देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को मिलेगा सीजीएसटी और राज्य सरकार को मिलता है एसजीएसटी। दो राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, वो है आईजीएसटी। वो भी सिर्फ केंद्र सरकार को ये पैसा जाता है। हालांकि आईजीएसटी में बाद में यूज करने वाले राज्य को हिस्सा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं, एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा। सौदों के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। कुल माल 10 लाख रुपए का है और इस पर 18% जीएसटी लग रही है। ये सौदा होने पर थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख की खरीद पर 18% टैक्स वसूलेगा। केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स डिपार्टमेंट को आधा आधा पैसा मिलता, मतलब 90-90 हज़ार रुपये ये ले लेते हैं। इससे अलग अगर सौदा दो राज्यों के बीच में होता तो आईजीएसटी लगता, तो जो 1,80,000 रुपये होता पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास में चले जाता। क्या बोले आपने? इसके बाद हम देखने वाले हैं जीएसटी के स्लैब्स को। एक है 0% जीएसटी। 0% में कौन कौन हो गया? तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं वो 0% वाला है, मतलब जीवन के लिए जो ज़रूरी आवश्यक वस्तु हैं, जैसे कि अनाज हो गया, नमक, गुड़, ताज़ी सब्जी, यहाँ पर 0% जीएसटी लगाया गया है, मतलब इन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता। फिर आता 5%, 12%, 18% और 28%। तो 28% जीएसटी लगता है लग्जरी वस्तुओं में, जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में ठहरना इत्यादि। 18% जो जीएसटी होता है, मीडियम लेवल का जीवन व्यतीत करने वाले लोग ये टैक्स भरते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर। 12% की यदि हम बात करें तो रोज़मर्रा के जीवन में जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नमकीन, दंत मंजन, छाता, दवाई, 12% का टैक्स लगता है। फिर आ जाता 5% की कैटेगरी में,
जो सामान्य आवश्यक वस्तु जैसे कि चीनी, तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, खाद 5% का जीएसटी इन पर लगाया जाता है। जीएसटी को लेकर के जो न्यूज़ आई है इसको हम देख लेते हैं। जीएसटी की न्यूज़ में बताया जाता है अक्टूबर के महीने में जो जीएसटी रिवेन्यू है वो क्रॉस कर गया है 1.5 लाख करोड़ रुपए को। 1.51 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो फेस्टिव सीजन रहा था इसी के चलते चलते सेकंड हाईएस्ट रिवेन्यूज मिला है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से एक महीना में। हरियाणा ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट अपटिक 37%। हरियाणा में 37% की जीएसटी कलेक्शन की वृद्धि देखी गई है। वहीं यदि हम बात करें नेशनल एवरेज की तो वो रहा है 18%। 18% का एवरेज रहा अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर बताया जा रहा है इंटीग्रेटेड जीएसटी की हम बात करें जिसको कलेक्टेड किया गया है गुड्स के इंपोर्ट्स में ये बढ़ गया है 13% की दर से ओवर लास्ट अक्टूबर। वहीं यदि हम जीएसटी सेस की बात करें तो इस प्रकार के इंपोर्ट्स में बढ़ गया है 18% की दर से। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वोटिंग के राइट से संबंधित। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, क्या सरकार उनको अधिकार दे सकती है कि वो वहीं पर बैठे बैठे वोट डाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक डॉक्टर है, उसने वहीं से डाक मत पत्र के हिसाब से वोटिंग के लिए अनुमति मांगा था तो उसको वोटिंग मिल गई थी। और वहीं यदि यहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए उनकी बात करें तो उनको तो अपने देश आना पड़ रहा है। इस प्रकार की जो विसंगति है नहीं होना चाहिए। उनको भी वहीं बैठे बैठे भारत के लिए वोटिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो रिमोट वोट की जो फैसिलिटी है किसके लिए, एनआरआई के लिए, एनआरआई के लिए होना चाहिए। और इस प्रकार की फैसिलिटी कैसे अवेलेबल होगी इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा कर रही थी। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ट्यूसडे के दिन कि हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे करके हम सुविधा प्रोवाइड कर सकें नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, ताकि वो कास्ट कर सके उनके वोट को रिमोटली, मतलब वहीं से बैठे बैठे, वाइल इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन इसमें जो इलेक्टोरल मतलब वोटिंग की जो प्रोसेस है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होना चाहिए। अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं। एक बेंच है, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। ये हियरिंग कर रहे थे बहुत सारी पिटीशंस को, इसमें इंक्लूड था एक थी जिसको फाइल किया गया था वीपी शमशेर। ये यूएई बेस्ड डॉक्टर हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट हरिसेन हैरिस बीरेन टू अलाउ एनआरआईज टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। इन्होंने डिमांड करी थी कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं, टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, पार्टिकुलरली ग्रामीण सेक्टर में इसको इस बात का जिक्र किया जाता है। तो जो सैफ्रॉन के जो फील्ड हैं, ठीक है, केसर के जो खेत हैं, इनको कैसे करके हम टूरिस्ट के लिए शॉट्स अवेलेबल करवा सकते हैं कि टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उसने स्टूडेंट लोगों को तैयार किया है, फार्मर लोगों को भी इन्फॉर्म किया है कि जो सैफ्रॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल है इसको आप टूरिस्ट एक्सपीरियंस में चेंज कर दीजिए इस घाटी वाले एरिया में। जो लोकल्स लोग हैं वो ये आशा कर रहे हैं कि इससे 15% का इंक्रीज होने वाला है उपज में इस साल। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेडिशनली एटायर, जो आप देख रहे हैं पहनावा देख रहे हैं, एटायर का मतलब होता है पोशाक, एंड रिक्रिएटिंग द लुक ऑफ 16th सेंचुरी कश्मीरी पोएट एंड क्वीन हब्बा खातून। यहाँ जो स्टूडेंट हैं, ये जो स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे 16वीं शताब्दी के पोशाक पहने हुए। तो जो कश्मीरी पोएट हुआ करते थे क्वीन हब्बा खातून, एंड ये इसमें शामिल है स्टूडेंट फ्रॉम पैम्पोर साउथ कश्मीर के। ट्यूसडे के दिन
इन्होंने कुछ स्पॉटलाइट दिखाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैफ्रॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा था ताकि अट्रैक्ट किया जा सके टूरिस्ट को फॉर सोशल मीडिया रील्स एंड यूनिक एक्सपीरियंस एमंग द एलिवेटेड टेबल लैंड नॉन फॉर वन द कॉस्टली स्पाइस इन द कंट्री। तो जो केसर की खेती है, केसर काफ़ी महंगा माना जाता है, महंगा है हमारे देश में, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए ये लोग त्योहार मना रहे हैं, उसी को यहाँ पर बताया जाता है। वहीं यदि हम बात करें 226 गांव है यहाँ पर, तो लगभग 30,000 फैमिली निवास करती है जम्मू एंड कश्मीर में। ये लोग एसोसिएटेड हैं इस स्पाइस के बिजनेस में। इन गांवों में केसर की खेती की जाती है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाए गए हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या काम करा, इनवाइट किया स्टूडेंट लोगों को, इसके साथ साथ में जो लोकल फार्मर्स हैं कि आप लोग जो है इस सैफ्रॉन के फेस्टिवल में ज्वाइन करिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पर, पैम्पोर का लड्डू एरिया में ट्यूसडे के दिन, ताकि हाईलाइट किया जा सके कि कैसे करके सैफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, ये गाए गए हैं ताकि ये जो फ्लावर्स है जब आप उठाते हैं तो जिस प्रकार से लोग पहले खेतों में कटाई करते हुए गाना गाते थे, महिलाएं गीत गाते जाती थी, लोग गीत गाती थी और कटाई चलती रहती है, ठीक इसी प्रकार से कभी कल्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे मोदी के मानगढ़ धाम से संबंधित, जो वहां गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानपुर धाम को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पहचान के साथ एक आदिवासी गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया। राजस्थान गुजरात सीमा के पास स्थित मानगढ़ धाम 1913 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है। घटना की बरसी पर मानगढ़ धाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी नेता और समाज सुधारक गोविंद गुरु की स्मृति में श्री मोदी ने कहा है कि इस स्थान पर बनाया गया स्मारक आदिवासी लोगों के बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। उन्होंने कहा है, स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी प्रभावशाली घटना हो, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की एक पहाड़ी में लगभग 1500 भील आदिवासी और वनवासी मारे गए, जब ब्रिटिश भारतीय सेना ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने और रियासतों के शासकों द्वारा लगाए गए भारी कृषि करों में छूट की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। वहीं यदि इसके लीडरशिप की बात करें तो ये जो आंदोलन चला था आदिवासियों का, इसकी लीडरी की गई थी गोविंद गुरु ने। पार्टिकुलर जो एरिया था दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र की जो जनजातियाँ रही थी, उनका नेतृत्व किया गया था गोविंद गुरु, और इन्हीं के नाम पर एक स्मारक बनाया गया है यहाँ पर। और सरकार चाहती है कि इसको हम वर्ल्ड लेवल पर विकसित करें ताकि जो आदिवासी लोग हैं, उस समय जो लोग बलिदान दिए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो इसकी जो बरसी है, मतलब हर साल जो इस डेट पर जो घटना घटित हुई है, उसी के उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसके बाद की न्यूज़ हम देखेंगे संघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO भी कहा जाता है। यह एक स्थायी संस्था है, स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। SCO चार्टर जो आया था, चार्टर का मतलब जिसमें नियम कानून से संबंधित बातें लिखी हो, ये वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और 2003 में इसे लागू किया गया। ये SCO संगठन जो है यूरेशियाई राजनीतिक है। इसका तात्पर्य यह है कि ये यूरोप और एशिया के देश इसमें शामिल हैं। आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। SCO जो बनाया गया था, इसे नाटो के प्रतिकार के रूप में बनाया गया था। मतलब नाटो जिस तरह से, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है, नाटो के देश जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके प्रतिकार के रूप में SCO को बनाया गया। यह नाटो जो है 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा इस सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में यह उभर रहा है। SCO के बारे में देखेंगे, इसकी जो भाषा है वो रूसी और चीनी भाषा है। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति है। इसकी अध्यक्षता जो
एक के बाद एक देश करते हैं, मतलब रोटेशन के माध्यम से इसकी अध्यक्षता होती है। वर्ष 2001 में जब एससीओ के गठन के पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 देश थे: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। बाद में संघाई 5 जो था वो सोवियत संघ के गणराज्य थे। उसमें था जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान तो शामिल थे। इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि चीन के साथ जो है सीमांकन विवाद को में स्थिरता बनाए रखने के लिए। बाद में 2001 में इस संगठन में उज़्बेकिस्तान शामिल हो गया, जिससे संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान देखें तो 2017 में इसके सदस्य बने थे। वर्तमान में इसके सदस्य हो गए कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान जो है 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। वहीं यदि हम न्यूज़ की बात करें तो एससीओ की जो मीटिंग हुई थी उसमें जयशंकर ने टारगेट किया था बीआरआई प्रोजेक्ट को। तो देखिए, इंडिया के लिए जो बीआरआई प्रोजेक्ट रहा है चाइना का, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करता है कि बहुत सारी ऐसे एरिया से ये बीआरआई प्रोजेक्ट गुजर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, कुछ चाइना ने कब्जा कर लिया है। अब ऐसे स्थान से यदि बीआरआई प्रोजेक्ट चला जाता है, होकर के गुजर जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चले जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि चाइना जो अपनी ज़मीन को खोया है, वो ज़मीन फिर इंडिया को मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत हमेशा से ही इसकी आलोचना करते रहता है, इसको टारगेट करते रहता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में मुदुमलाई फॉरेस्ट वाले एरिया में। तो जो मुदुमलाई होता है तमिल वर्ड है, जिसका मतलब होता है एंशियंट हिल रेंज, मतलब पुरानी जो हिल है उसकी जो रेंजेस हैं, पहाड़ियां हैं जो कंटिन्यू चलती हैं, उसका मतलब यहाँ पर मुदुमलाई से होता है। जो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कवर करता है 321 वर्ग किलोमीटर के एरिया से। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में जो फॉरेस्ट का इंटीरियर था उसने सर्व किया था एज ए ट्रेनिंग कैंप। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में इस जंगल में ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। किसके लिए? जो बर्मा के सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए। इट टुक अंटिल 1977 फॉर ए 321 किलोमीटर area district including Mudumlai and some parts of the Sigor Hills to be included in the sanctuary's jurisdiction। न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में क्या बात बताई गई है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से संबंधित। तो बताया जा रहा है यहाँ पर एक विदेशी प्रजाति है पौधों की, वो किस प्रकार से फैलते ही जा रही। तो जब इस प्रकार से कोई विदेशी प्रजाति फैलते जाती है तो हमारे यहाँ की जो लोकल पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं, वो अपनी पैदावार नहीं कर पाते, मतलब उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पर नाम बताया गया है सेना स्पेक्टिबिल्स। ये एक एक्जोटिक ट्री है। बताया जा रहा है कि लगभग 800 हेक्टेयर में ये फैल चुका है एंड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ द बफर जोन ऑफ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो 1200 हेक्टेयर का क्या हो गया? 800 हेक्टेयर से लेकर के 1200 हेक्टेयर का जो बफर जोन बनाया गया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का, ये फैलते ही जा रहा है नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर आगे आया है कि हम कुछ कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे ताकि टैकल कर सके इस इन्वेसिव स्पीसीज़ को विच कंटिन्यूज़ टू स्प्रेड रैपिडली इन द बफर जोन। तो टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन बनाया गया है उस एरिया में ये फैलते जा रहा है। इसको यदि रोकना है तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। इसके चलते चलते हमारी जो नेटिव है, मतलब जो देसी प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 5 साल का इतिहास यदि हम देखें तो इट ब्रिंग्स येलो फ्लावर्स हैव बिकम मोर विजिबल अक्रॉस द टाइगर रिजर्व। अब इसके फूल पीले पीले रहते हैं तो पूरा जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हमें पूरा पीला पीला फूल ही खिला दिखाई देता है, ऐसा कहना है सरकार का। इसके अलावा यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है।